नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया का मामला, निवेशक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम लगातार सहारा इंडिया निवेशकों का आंदोलन, निवेशकों की पीड़ा, उनकी लड़ाई, कोर्ट से भी सरकार का रवैया, सब कुछ दिखा रहे हैं। और आज जो प्रोटेस्ट हुआ है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले, और आगे क्या रणनीति है ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा की और लड़ाई कैसे चलेगी, इन सब बातों को बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सिंह एडवोकेट जी। अनिल सिंह एडवोकेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के लाग ना लपेट कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार चरण सिंह साहब, और मैं धन्यवाद करूं आपको कि आपने हम ठगे पीड़ित लोग जो ऐसे हैं, जो भारत सरकार से या तो स्टेट गवर्नमेंट से भी ठगे गए, भारत सरकार से भी हम ठग लिए गए, सहारा इंडिया जैसी बहुत बड़ी कंपनी के झांसे में हम आकर के हम वहां से भी पीड़ित हैं और आज तक हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम ऑन द रोड, सड़क से लेकर के थाने पे, थाने से कोर्ट कचहरी तक मारे फिर रहे हैं। हमारी बात कोई बड़े राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो नहीं उठा रही है, कोई हमारे हाथ पकड़ने को तैयार नहीं मदद के वास्ते, और बड़ी बड़ी मीडिया तो बिल्कुल वो उधर ही रहती है, हम लोगों को वो भी नहीं उठाती है। मगर मैं वो ऐसे तमाम मीडिया को मैं नमस्कार करूं, धन्यवाद करूं, और पर्सनली आपकी मीडिया जो है न्यूज 15 और फाइट फॉर राइट जो है आपका जो मीडिया है, और पर्सनली स्पेशली आपको कि आपने हम लोगों की हम लोगों को मदद किया। मदद यानी कि हमारी अगर आप आवाज बनते हैं तो ये बहुत बड़ा मदद है, क्योंकि मीडिया भारत की चौथी स्तंभ है। अगर ये चौथी स्तंभ सो जाए तो मैं बता दूं कि ये जो कहते हैं, कभी बीजेपी वाले कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, कभी अब कहते हैं वो कांग्रेस वाले कि लोकतंत्र खतरे में। वाकई में लोकतंत्र खतरे में तो था और है और रहेगा, अगर मीडिया इन बातों को, अगर किसी भी मुद्दे को न उठाए तो। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अनिल जी, मेरा पहला ही प्रश्न ये है कि जो आपका परसों जो प्रोटेस्ट हुआ है और आप लोगों ने रणनीति बदली है, सारा इंडिया के कार्यालयों पर न करके मुख्यालय और केंद्र सरकार को घेरा है, तो उस प्रोटेस्ट के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अनिल सिंह एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, पार्टी प्रवक्ता और पार्टी का स्पीकर। ये रहा मेरा आई कार्ड, ये प्रूफ के लिए कि मैं कौन हूं। और देखिए सर, रही बात सहारा इंडिया के दफ्तरों के चक्कर काटना, उनका घेराव करना, अपने अपने ब्रांचों में जाकर के जो कि अपनी पॉलिसी की डिमांड रखना, समूह के साथ में 1000-500 के साथ में या 100-200 के साथ में, ये काम करते करते हम थक गए हैं। अब थक गए सभी निवेशक, और जितने इन्वेस्टर हैं जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित इन्वेस्टर हैं, जो पीड़ित एजेंट हैं, सहारा इंडिया में काम करने वाले जो क्लर्क, किरानी और जो कैशियर हैं, जो वहां के जो ऑर्डरली हैं या जो स्टाफ हैं, वो थक गए हैं। मैनेजर ठीक से सपोर्ट नहीं करता है। एक फ्रेंचाइजी ब्रांच मैनेजर जो कोई आईएएस आईपीएस का परीक्षा देकर के नहीं बनता है, पता नहीं किस घमंड में रहता है, किस नशे से वो पागल रहता है, और वो तमीज से बात नहीं करता है, लोगों को धक्के मार के भगवा देता है, अपने मुस्टंडों से पिटवा देता है अगर कोई निवेशक ज्यादा थोड़ी सी आवाज ऊंची की है तो ये समस्याएं हो रही थी। और इस हालत में कई बार हुआ है कि निवेशकों और सहारा मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा हो गया। कई बार हुआ है एजेंट अपना टीडीएस मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है, इंसेंटिव बोनस वार मांग रहा है, स्टाफ अपना वेतन मांग रहा है बकाया। उसके चलते मैनेजमेंट से कई बार एकदम तू मैं गाली गलौज, आपस में मारपीट और केस मुकदमा भी हो गया है। तो इन चीजों से सभी पीड़ित थे और पीड़ित हैं, इसलिए लोग अब धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं। मास स्केल पे लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम 9 नवंबर और 15 नवंबर को भी हम ये काम कर चुके थे, धरना प्रदर्शन का काम, और उसमें हमारे ऊपर जो केस हुआ था ये भी आपकी मीडिया उठा चुकी है, जो हम हाईलाइटेड में लाइटर से सब रंगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें सभी लोग जान रहे हैं, आपकी मीडिया जान रही है। तो हमने देखा कि अब सहारा के ऑफिस से हमको न्याय नहीं मिलेगा, अब हमको अपने जिला प्रशासन से और स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र की सरकार से ही न्याय मांगना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं बता दूं कि हम सहारा पीड़ित लोगों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन न्याय मोर्चा जो है, संघर्ष न्याय मोर्चा, हम लोगों ने एक बहुत सख्त निर्णय लिया कि पूरे भारत में एक दिन 6 फरवरी 2023 को देशव्यापी एक कार्यक्रम करेंगे। और वो कार्यक्रम की रणनीति थी कि सभी लोग अपने अपने जिला में शांतिपूर्वक एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे।
और उस धरना प्रदर्शन में जहां उनको अनुमंडल पदाधिकारी से अगर परमिशन मिल जाती है तो वो तिरंगा यात्रा के तौर तरीके से तिरंगे के साथ और अपना बैनर के साथ में शांतिपूर्वक जुलूस करेंगे। और जहां परमिशन नहीं मिलता है वो सीधे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, राष्ट्रगान करेंगे, और कोई अगर मीडिया आ गए तो उनको सारी अपनी बातें जानकारी देंगे, और लोकल लोग मीडिया लोगों से लोग संपर्क करेंगे, और उसके बाद डीएम या तो एडीएम, अगर डीएम उपलब्ध नहीं हो तो किसी हालत में एडीएम से हम जरूर मिलेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित जी को शेखपुरा, लखीसराय, नवादा इस इलाका को कवर कर रहे थे। और इस दौरान मैं बता दूं कि हमारे जो ये सुशासन बाबू है, नाम तो सुशासन रखा है मगर है कुशासन बाबू इनका नाम असली, नीतीश सरकार को मैं बोल दूं, ये जुमले की सरकार बीजेपी के साथ गलबहियां कभी करते हैं, कभी आरजेडी के साथ करते हैं, थाली के बैगन की तरह पता नहीं कब किधर लुढ़क जाएंगे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अराजकता है, आर्थिक अराजकता है और लॉ एंड ऑर्डर की अराजकता है। पुलिस तंत्र को तानाशाह बना दिया है एकदम हिटलर की तरह, या तो मैं बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस की तरह उन्होंने उसको एकदम फ्री हैंड कर दिया है। कोई मरे कोई जिए, तुम सिर्फ लाठी चार्ज करो, किसी का एप्लीकेशन मत लो तो एफआईआर में एक्सेप्ट मत करो, एफआईआर हो गया तो एक्शन मत लो। ये सब समस्याएं हैं, तानाशाही हो गए, सुशासन नहीं है, सुशासन बाबू तो नहीं है। ये अपनी सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, तो हम भी इनसे अपने हाथ पसार करके हम भी इनसे मदद के लिए हमने भी यात्राएं शुरू कर दी है। इसी क्रम में मोहित जी ने उनको काफी मानव श्रृंखला बना करके उनसे डिमांडें रखी है। और मैं बता दूं कि नीतीश सरकार को ये 6 तारीख का क्या हुआ वाकयात, एक जगह ऐसे ही नीतीश सरकार का काफिला जा रहा था और मानव श्रृंखला बना दी गई थी, और इस क्रम में ये सारा श्रेय मैं कहता हूं अलग हट के उन्होंने मेहनत किया, मोहित जी और बिहार के सभी साथियों ने साथ दिया। तो नीतीश गवर्नमेंट की गाड़ी रुकी और रुक करके उन्होंने हाथ हिलाया और हाथ जोड़ के लोगों से 1 मिनट सेकंड के लिए कुछ बात किया और बोला कि हम आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, आपकी बातों पे भी हम ध्यान देंगे। इसी क्रम में 6 फरवरी को हम भी खुद लीड कर रहे थे, पटना जिला के जो ग्रुप हैं उनके साथ में, और हम डीएम पहले तो गांधी मैदान में इकट्ठे हुए, जनगण मन किए, मीडिया में कुछ जो मीडिया बंधु हमें जो वहां मिल गए, वहां हमने उनसे संपर्क किया। और ठीक उसी वक्त मैं बता दूं कि जब हम गांधी मैदान में गेट नंबर 1 के पास थे, हम अंदर गांधी मैदान में, अनिल जी बीच में रोक के, अभी जब आप मोहित कुमार जी की अगुवाई में जो प्रोटेस्ट की बात करें, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार जी जो है वहां से किसी कार्यक्रम में जा रहे होते हैं लेकिन रुकते नहीं है। तो क्या वो प्रोटेस्ट सारा इंडिया के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, क्या वही कार्यकर्ता थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां जहां नीतीश सरकार की ये सद्भावना रैली, यानी कि वोट बैंक की रैली इसको बोलिए, कोई सद्भावना नहीं, कोई परोपकार की रैली नहीं निकाल रहे नीतीश गवर्नमेंट और इनके जितने सहयोगी जो हैं आरजेडी वाले भी, मैं बता दूं ये सब अपना अपना वोट बैंक का यात्रा कर रहे हैं, उसका ये मूवमेंट कर रहे हैं, जन समर्थन कर रहे हैं कि हमारा पार्टी बढ़े, हम अपना खाए पकाएं, कुर्सी पर बैठ के लूटे और बाकी जनता मरे जिए जात और पार्टी के नाम पे। तो कई बार, एक बार नहीं कई बार मैं बता दूं कि मोहित जी और बाकी साथी कई जगह उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया, जैसे नवादा में, उसी तरह बाकी और इलाके में जहां जहां नीतीश जी का काफिला जाता है, इसी क्रम में कई जगह हुआ, जैसे आरा हुआ, बक्सर हुआ, वहां के जो लोकल मंत्री जो भी इसी तरह का सद्भावना यात्रा निकाल रहे थे, वो चाहे मैं बता दूं कि वो बीजेपी वाले कुछ नेता हैं जो बढ़िया से आते हैं, गिरिराज साहब, उनका भी लोगों ने जो है सो कि घेराव किया और उनको कई जगह हुडिंग का सामना करना पड़ा। तो ये जनता गुस्से में है और इसी क्रम में मानव श्रृंखला जारी है। तो कई जगह तो ये काफिला रोकते ही नहीं है, और एक आध जगह जो सुनने में आया है, इसके मेरे पास प्रूफ है कि चूंकि संगठन के लोगों ने कहा कि नीतीश सरकार ने हलो हाय हाथ तो किया, फिर कहीं रुक करके जो है सो कि वो उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, लोगों को कहा कि ठीक है हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। लोगों ने अपना जो है सो कि जो मांग पत्र है 5 सूत्री वो भी सारी रखी, सारी बातें बताई, पीड़ा बताई, ये चीजें हैं। बिहार से जो जिला प्रशासन है या सरकार है नीतीश कुमार की, उससे कोई सहयोग इस सारा इंडिया की लड़ाई में मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, ये मुझे देखने को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा। इसी कड़ी में मैं बता दूं कि 6 फरवरी को हम जब इकट्ठे हुए गांधी मैदान में और हम जब एड्रेस कर रहे थे, मेरा पर्सनली लाइव इंडिया पे जो है कि इंटरव्यू चल रहा था और 1-2 पत्रकार कवर कर रहे थे सामूहिक रूप से, तो जो है सो कि काफी हमने एक्सप्लोसिव जो है कि स्टेटमेंट दिए, केंद्र सरकार को हमने घेरा, राज्य सरकार को घेरा, जिला प्रशासन को घेरा और नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया, बीजेपी की सरकार को हमने टारगेट किया अपने संबोधन में और कई मुद्दे उठाया, अडानी का घोटाला और सहारा का घोटाला।
तो हमारे इंटरव्यू के बाद हमको कुछ तेज तर्रार लोग सिविल वर्दी में मिले, तो मैं देखते ही उनको पहचान गया कि ये कोई सहारा का पीड़ित नहीं है, ये कोई पत्रकार हो ही नहीं सकता है, और अगर है पत्रकार तो पक्का ये आदमी किसी न किसी पुलिस फोर्स का हिस्सा रह चुका है पहले। चूंकि मैं जानता हूं इस काम को, कभी हमने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है, आईटीडीसी यूनिट में, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 90 के दशक में, जब पूरा दिल्ली और पंजाब जब खालिस्तान आतंकवादियों के और पाकिस्तान आतंकवादियों के काले कारनामों से जब पीड़ित था, तब उस वक्त मैंने भी काम किया है, तो मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। तो उन्होंने हमसे संपर्क करना चाहा तो बोले कि आप क्या 5 सूत्री मांग का बोल रहे हैं कि अभी डीएम को देने जाएंगे, हमको दीजिए। एक ने कहा कि हमको मिल गया है, तो हमने कहा कि आप हैं कौन? पत्रकार हैं। तो बोलने में उनको हिचक हुई। हमने कहा कि आप इधर आइए, साइड आइए। हमने कहा कि भीड़ से जरा हटिए। तो हमने कहा कि जरा इधर आइए, पत्रकार हो नहीं सकते, अगर आपके पास है तो आप फेंक रखे हैं अभी। तो बोलते हैं देखिए भैया, हम स्पेशल पुलिस ब्रांच से हैं। और एक ने बोला कि हम आईबी से हैं। हमने कहा कि क्या प्रूफ है कि आईबी से हो? फौजी स्टाइल में थोड़ी सी खड़े हो जाएगा तो आईबी क्या हो जाओगे आदमी? हमने कहा कि आई कार्ड दिखाओ। तो वो मुस्कुराते हुए आई कार्ड दिखाए। फिर हम दोनों से हाथ मिलाए, तो उन्होंने कहा कि सर, हम बहुत अच्छा आपने एक्सप्लोसिव बातें रखी हैं, और आप जा कहाँ रहे हैं? अभी तो घोषणा कर रहे हैं कि हम डीएम के यहाँ जाएंगे। तो हमको बहुत खुशी मिली। तो उन्होंने कहा कि 5 सूत्री जो मांग पत्र है वो हमको भी दे दीजिए। तो हमने कहा कि ले लीजिए। जब आपने हमने आपकी आईडी देख ली और आपने हमारी आईडी देख ली है, संगठन का आईडी और वकील वाला आईडी हम लहरा रहे थे, लटकाए हुए थे हम कोर्ट में, कि जिसको देखना है देखो, और बेशक बेबाक हमसे बात करो, डरो कोई नहीं ना, मैं डरने वाला ना आप डरो, लेकिन झूठ मत बोलो, और झूठ बोलोगे तो मैं कोई जानकारी दूंगा नहीं, मीडिया के अलावा किसी को बात नहीं करूंगा, और ये आप प्रशासन से। तो कोई पुलिस वाले हमको वहां काफी मैदान में घूम रहे थे सिविल और वर्दी में, किसी ने कोई समस्या नहीं खड़ी की। और हम जैसे ही गांधी मैदान से निकले हैं, तो हमारे साथ कम से कम सैकड़ों की भीड़ थी, बहुत शांतिपूर्वक हम लोग गए। तो गांधी मैदान के ठीक सामने, जो गेट नंबर 1 के सामने में अपोजिट में, कम से कम मैं बता दूं कि 50-60 पत्रकार थे, जो बड़ी और छोटी मीडिया से और लोकल मीडिया से थे। आपस में बहुत हो हल्ला हो रहा था। तो हमने पूछा क्या हो रहा है सर? तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले अडानी का विरोध कर रहे हैं स्टेट बैंक के ठीक मुख्य गेट पे, और वहां स्टेट बैंक का स्टाफ वर्सेज कांग्रेस वर्सेज पत्रकार वर्सेज पुलिस की नोकझोंक काफी तीखी, धक्का मुक्की और झड़पें चल रही थी। तो उन लोगों ने भी हमसे कुछ पूछा, तो हमने कहा कि बस यही मुद्दा है, और फिर हम डीएम कार्यालय की ओर बढ़ गए। वहां जब पहुंचे तो डीएम साहब थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम व्यस्त हैं और आप लोग एडीएम साहब से मिलिए। तो हम एडीएम साहब के चेंबर में गए, जाते के साथ हमको बिल्कुल बुला लिया गया कि आप लोग इतना तो मत आइए, 5-7 लोग जो सुलझे हुए लोग हैं, जो बात रखेंगे वो आए। हमारी बहुत अच्छी उनसे बात हुई। एडीएम साहब, मैं बता दूं, उनका हेमंत नाम है, पूरा नाम हेमंत कुमार सिंह शर्मा झा क्या है मुझे याद तो नहीं है, हेमंत उन्होंने बताया नाम। और बातचीत के क्रम में ही मैंने उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर ले लिया, उनको अपनी डायरी दी और उनका व्हाट्सएप नंबर उन्हीं के हाथों से लिखित मैंने लिया। हमने कहा कि सर, अभी तो मैंने आपको जितनी बातें बताई है, आप रूबरू हुए हैं, आप जितना जानते हैं, उसके अलावा मेरे पास जितनी भी सहारा का अगेंस्ट है, सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। तो बातचीत के क्रम में कहे कि आप अनिल सिंह हो, आपके सामने में नित्यानंद बैठा हुआ है, आपके बगल में मणिभूषण बैठा हुआ है, तीनों को पहचान गए। और उन्होंने कहा कि आप लोगों पे केस भी हुआ है। तो हम कहे ये रहा केस की कॉपी। हमने ऐसे ही कहा कि सर वो मेरे पास फाइल में है। आप कह रहे हैं, हम आपके ऐसे ही कहे, हम आपके रूबरू हैं और ऑन द टेबल हैं, आप एडीएम हैं और हम जैसे सहारा पीड़ित थे, और ये रही एफआईआर की कॉपी। आप कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ, आप बोलिए, आपकी वर्दी और हमारा कोर्ट क्या न्यायालय में लड़ेगा? ये क्या हमारे पीड़ित लोगों की आवाज दबाने कुचलने के लिए लड़ेगा क्या? सो बताइए, आपका ये खाकी वर्दी। हम तो अदालत में फैसला नहीं लेंगे हर किसी से, और प्रशासन बिना मतलब इसमें रोड़ा जो है सो कि बनेगा, और ये नप जाएंगे शशिभूषण कुमार। तो उन्होंने कहा, अरे वकील साहब, थोड़ा आराम करो भाई, परसों नहीं हुआ है, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि सर, आज एक्शन नहीं हुआ है, एफआईआर तो हो गया ना, और ये सरकारी केस है, सरकारी केस जो शशिभूषण एडीएम ने जो किया, ये सरकारी केस है। हम कहा कि आज नहीं कल आपका जो कानून का हथकड़ी है, वो मेरे हाथ में और गिरेबान में, तो फांसी का तख्ता आप जरूर लटकाओगे। अगर हमारा गुनाह है न्याय मांगना, तो 100 बार मांगेंगे। तो बोलते हैं अरे मुद्दा को छोड़ दो, कुछ और बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सहारा से पीड़ित हम भी हैं। मैं बता दूं, चरण सिंह साहब, उन्होंने कहा सहारा से पीड़ित हम भी हैं। हम कहा कि क्या आप भी सर जो है ना, मैंने ऐसी बातें कह रहे हैं? तो बोले हाँ भाई, सहारा से हम पीड़ित रहे हैं। हाँ, तो बोलते हैं तो हम पिलोकेट का भी पैसा लगवा लिया है एजेंट। हाँ, तो कहते हैं हम भी पीड़ित हैं, हम लोग भी पीड़ित हैं। हमने कहा मालूम है सर, आप भी पर्सनल पीड़ित हैं क्या?
तो बोले हाँ भाई मेरा पर्सनल पैसा था फंसा हुआ, हमारे बगल का एक एजेंट था, खुलवा दिया हमको समझा के बरगला करके, बड़ी मुश्किल से हम पैसा अपना प्राप्त किए। तो हम मुस्कुराए और बहुत जोर से हंसे हैं। कुछ ऐसा वीडियो भी है आपके पास, छोटा मोटा फुटेज। तो हमने कहा कि सर आप तो गंगा नहा लिया, हम लोगों को भी तो गंगा जैसे कि नहवाई है, हम तो बैतरनी बैतरनी में पड़े रो रहे हैं, ये अनिल अभी जी, प्रशासन सुन नहीं रहा है और हमारा आप पेमेंट मिल नहीं रहा है। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपका जो जी प्रोटेस्ट हुआ है परसों, वो जी कहाँ-कहाँ पर हुआ है और किन-किन लोगों की अगुवाई में हुआ है और क्या-क्या सफलता मिली है उसके बारे में बताइए? जी 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 जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। जी देखिए सर, मेरे पास काफी कुछ डाटा है, ठीक है, हमने नोट किया रात में। मैं बता दूं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले जो हमारा जो डायरेक्शन था, हमारी जो तमाम पीड़ित लोगों की जो सोच थी, वो एक लाइन में बिल्कुल थी कि जो जहां है अपने अपने जिले में डीएम का कार्यालय जाएगा और 5 सूत्री ज्ञापन जो है वो 5 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन देगा। क्योंकि हम जब किसी को देते हैं तो ज्ञापन कहलाता है, मगर वो है 5 सूत्री क्या क्या, सो मैं बता दूं। सहारा इंडिया में कितना किसका पैसा फंसा हुआ है, अभी हमारे साथी नगेंद्र कुशवाहा जी ने पिछले दिनों आरटीआई फाइल किया था सेंट्रल स्टार को, तो वहां से जो उन्होंने जो जो प्रूफ भेजा है, मैं बता दूं कि सोसाइटी सोसाइटी में 4 पॉलिसी है, सिर्फ सोसाइटी के पॉलिसी होल्डरों का 46,000 करोड़ रुपया जमा है सिर्फ। और आज के डेट में यदि मूलधन और ब्याज और लेट फाइन जोड़ेंगे तो वो 3 लाख करोड़ प्लस हो जाएगा और उससे भी ज्यादा कहीं प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ 4 सोसाइटी का है इतना पैसा। तो क्यूसॉप में 2 पॉलिसी थी, क्यूसॉप ईस्ट और क्यूसॉप प्लान एच, उसका पैसा जरा जोड़ लीजिएगा। उसके अलावा और कई पॉलिसी है जिसका कि नाम तो इस वक्त हमारे पास याद भी नहीं है, लिस्ट बनाएंगे तो 10 मिनट खाली लिस्ट का नाम में पढ़ने में लग जाएगा। यानी कि कई लाख करोड़ है, कई लाख करोड़ रुपया सहारा में फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो मांग रखी है, राहत पैकेज हमने मांगी है साफ साफ केंद्र सरकार से। ये जो जुमले की सरकार है बीजेपी की सरकार, ये जो कहते हैं कि हम, ये बीजेपी 2 मुद्दों से सर ये भारत के तख्त पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनी थी। वो 2 मुद्दे इसने रखे थे कि जितना घोटाला है सबका जांच करवा देंगे, विदेश से काला धन ले आएंगे और एक एक आदमी के खाते में 15-15 हजार रुपया डालेंगे। 15,000 के 15 रुपया तो डाला नहीं बीजेपी ने, और हम सहारा वालों का पैसा भी ये सुब्रत राय के साथ मिलकर खा गए। और मैं बता दूं तो उसी कड़ी में हमने डिमांड रखा कि हमको कम से कम 3 लाख करोड़ प्लस रुपया राहत पैकेज दिया जाए सिर्फ सोसाइटी के पॉलिसी होल्डरों का। सिर्फ पॉलिसी, 4 पॉलिसी है ना सोसाइटी में, उनके उन पीड़ित लोगों के लिए। और उसके बाद में फिर हमने डिमांड रखा जो सहारा से जो पीड़ित रहे वो ऑफिस का स्टाफ रहे, और या तो जो है सो कि वो किसी भी कैडर से रहे, ऑफिस का स्टाफ, इवन किसी भी दर्जे के हो, एजेंट हो, फील्ड वर्कर हो, कोई भी हो, और वो चाहे मीडिया कर्मचारी क्यों नहीं हो या सहारा के एजेंट क्यों नहीं हो, सहारा के कलेक्शन करने वाले जिनको कलेक्टर कहा जाता था वो क्यों नहीं हो, या ऐसे इन्वेस्टर जो सहारा से पैसा मांगते मांगते ऑफिस, कोर्ट, कचहरी और थाने के चक्कर काटते काटते दुर्घटना के चलते मर गए, ब्रेन हेमरेज से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, क्योंकि वो पैसा के लिए परेशान थे। तो जो उनकी जो डेथ हुई है हम उसको शहादत बोलते हैं। मैं बोल दूं, सीना ठोक के मैं बोल रहा हूं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पार्टी का प्रवक्ता मैं बोल रहा हूं, हम ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा देते हैं जैसे मंगल पांडे को शहीद का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, भगत सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, जैसे कि राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को जैसे कि भारत शहीद का दर्जा देती है और भारत की जनता हम उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने जो मांगे रखी है कि इनको प्रत्येक लोगों को कम से कम 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। इसलिए कि एक बिहार की मैं बात बता दूं कि बिहार में जब दारूबंदी जब बंद किया था नीतीश सरकार ने, तो कहा था कि 4 लाख रुपया देंगे उनको जो दारू पी करके मर जाएगा, यानी कि जहरीला दारू। तो ये तो इसने दारू को बढ़ावा दे दिया ना कि भैया अगर गरीब आदमी हो और तुम जहरीला दारू से पी करके मर गए तो तुमको 4 लाख रुपया देंगे। ये क्या बात हो गया? अरे आपको सहानुभूति में मदद कीजिए, लेकिन ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए। भूकंप से कोई मर जाए, दुर्घटना से मर जाए, उनको मुआवजा दीजिए।
तो ये तो उन्होंने एक गलत उदाहरण दिया। ऐसे में तो ये भी, हमने ऐसे में तो ये भी हो सकता है कि किसी परिवार के सदस्यों को पैसे लेने के लिए जहरीली दारू पिला दी जाए और वो मर जाए, 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज ए वकील मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और एज ए मीडिया आपको बिल्कुल उठाने का राइट है कि कोई जहरीला दारू, एक तो कि दारू पीना जब बिहार में जब प्रतिबंध है और उसकी सजा जानते हैं कितनी है, 10 साल। अगर कोई, मैं बता दूं कि जो कहते हैं आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया तो उसकी सजा है 3 साल। तो मैं बता दूं कि दारू पीने वाला आदमी अगर जहरीला दारू पीता है, इसका मतलब कि गैर कानूनी काम कर रहा है, नियम विरुद्ध काम कर रहा है, और उसके बाद वो मर जाएगा तो आप उसको इतना पैसा दीजिएगा। तो अनिल जी, वो तो खैर गैर का, अनिल जी, तो हमने जो मांगे रखी, मैं उस पर फोकस कर दूं कि 5 सूत्री मांग हमारी पत्र क्या है। जो सोसाइटी के जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको उनके पेमेंट के लिए पूरे भारत में केंद्र की सरकार 3 लाख करोड़ प्लस रुपया राहत पैकेज दे। बाकी जितनी भी पॉलिसी है उसकी इंक्वायरी कराए कि कितना पैसा बाकी है। सहारा के जो हेड ऑफिस है, जोन ऑफिस, तमाम भारत में एक दिन एक समय छापा मारे, और आईबी वाले और ये जो एसआईटी वाले हैं या जो भी है, ये लोग एक साथ छापा मारे और रेड करें और ये पता करें कि कितना किस किस पॉलिसी में पैसा जमा है और पॉलिसी होल्डरों का कितना सहारा ने गलत कर रखा है, कितने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया। इसी क्रम में हमने जो मांगा है कि 3 लाख करोड़ राहत पैकेज दिया जाए, प्लस में 4 सोसाइटी वालों का, बाकी लोगों का ऑडिटिंग करके उनको भी राहत पैकेज दिया जाए और पेमेंट दिया जाए, और ये सारे पैसे केंद्र सरकार देगी। और चूंकि सुब्रत राय कहते हैं पेपर में, घोषणा करते हैं, ऐसे सभी लोगों के पास है, मेरे पास भी प्रूफ है, वो बार बार लेटर जारी करके बोलते थे कि जितना देनदारी है भारत में उससे 3 गुना मेरे पास धन है। तो मेरा साफ साफ सुझाव है कि केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, आप दोनों मिलकर के सुब्रत राय की तमाम चल अचल संपत्ति को जब्त कर लो, और हम लोगों को पहले राहत पैकेज दे दो। जितना भारत में जो सहारा के एक एक पॉलिसी होल्डर, वो किसी भी पॉलिसी का हो, जो निवेशक हो, और उसका यदि मैच्योरिटी हो गया है तो उनको पेमेंट कर दो आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से, और स्टेट गवर्नमेंट को भी फंड देना होगा, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी तो परमिशन दिया था, तो परिणाम तो इसको ही भुगतना चाहिए, यानी कि दंड। आपने परमिशन दिया तो दंड आपको भुगतो, और सब पैसा सहारा से वसूल करो। अनिल जी, बीच में रोकना चाहूंगा। सुब्रत राय जो दावा करते हैं कि सेबी के पास जो हमारा 25,000 करोड़ जमा है, तो वो 25,000 करोड़ जो है जब वापिस हो जाएगा तो हम आपको निवेशकों को सबका भुगतान कर देंगे। तो 25,000 करोड़ जो, आप वकील है पेशे से, 25,000 करोड़ जो सेबी के पास जो दावा सहारा कर रहा है, तो क्या वो निवेशकों को मिलना चाहिए? मैंने कार्यक्रम में बीच में किया था कि वो 25,000 करोड़ सहारा को ना मिलकर सीधे निवेशकों को मिले, जैसे सेंटर स्टार्ट किया, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो क्या वो सेबी का पैसा निवेशकों को मिल सकता है? देखिए, ये एक अच्छा आपने प्रश्न उठाया है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ी सी दो पॉइंट है। देखिए, ये रहा वो, मैं बता दूं, ये सिविल अपील नंबर 9813/2011, यह सहारा से भी विवाद का सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है, जो 270 पेज का है, और ये पास हुआ है कब, मैं बता दूं कि ये 31 अगस्त 2012 को पास हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डरों का जो है सो कि वो मैटर था। ऐसे हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डर जो कि क्यूसॉप में या अदर पॉलिसी में अपने पैसे को रीइन्वेस्ट नहीं किए थे, कन्वर्ट नहीं किए थे, ऐसे निवेशकों को पैसा मिल जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सहारा मैनेजमेंट को कहा था कि तुम 24,000 करोड़ रुपया जमा कर दो सेबी के अकाउंट में, और बहुत साफ डायरेक्शन था, और इस डायरेक्शन के तहत पालन उस डायरेक्शन का पूरा नहीं हुआ, और आज तक सेबी पैसा नहीं ले सका। सुब्रत राय आज तक पैसा नहीं दिया 24,000 करोड़ रुपया। तो जो सहारा से भी विवाद का मैटर है, यही एक्चुअली मैटर है कि चूंकि पैसा दिया नहीं सहारा मैनेजमेंट, और इसलिए सेबी सुप्रीम कोर्ट में रोज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत 412 और 413 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नंबर के तहत रोज केस लड़ रही है, यही डेट चल रहा है। अगर ये 24,000 करोड़ रुपया जमा कर देती है सहारा मैनेजमेंट, तो ये पैसा सुनिए सिर्फ मिलेगा किसको, कानूनी तरीके से मैं बता दूं, हाउसिंग और रियल एस्टेट के मात्र पॉलिसी होल्डरों को मिलेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे रखा है कि बाकी जो पैसा बच जाएगा, उस पैसे को, अगर उस पैसे का कोई पूरे भारत में जो हाउसिंग और रियल एस्टेट का जो पॉलिसी होल्डर है, यदि नहीं बचा रहेगा, डिमांड नहीं करेगा अपनी पॉलिसी का पैसा, यानी कि कोई रह ही नहीं जाएगा, सबको पैसा बंट जाएगा, उस हालत में बचा हुआ पैसा को काला धन घोषित करते हुए जब्त कर लिया जाएगा। यह साफ साफ आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। एक भी रुपया
एक भी रुपया सहारा मैनेजमेंट को नहीं मिलेगा। और सहारा मैनेजमेंट कहता है पैसा हमारा है। अरे सहारा मैनेजमेंट तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारे पास सहारा मैनेजमेंट जितना पैसा है, 1 रुपया भी है या 1 लाख या 1 अरब रुपया भी है, वो तो इन्वेस्टरों का है। तो इन्वेस्टर अपनी सर्टिफिकेट दिखाए इस तरह से और पैसा ले जाए। और अगर पैसा सेंटर स्टार्ट के बाद जो फार्म पैसा तो इन्वेस्टर का है, वो आपने दिया तो ठीक, नहीं तो बाकी तो काला धन है। अनिल जी, सेंटर स्टार्ट के पास जो फार्म जमा हुए हैं, क्या उन फार्मों में आपके रियल एस्टेट या हाउसिंग के भी फार्म है क्या? जी नहीं। देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो जा रहा है वो मात्र कोऑपरेटिव का जो है सो कंप्लेन जा रहा है। जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी, ये 4 पॉलिसी के। तो सोसाइटी एक्ट को गवर्न करता है सेंट्रल रजिस्ट्रार। और क्यू शॉप वाला जाएगा दूसरी जगह, वो कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, वो वहां जाएगा। और जितना भी हाउसिंग और रियल एस्टेट का है, वो सब कंप्लेन सेबी को सुनना है। सेबी ने एक भारी गलती की थी, तानाशाही रवैया अख्तियार किया था। उसने ऑर्डर पास कर दिया था 2 जुलाई 2018 को एक ऑर्डर पास किया था सेबी ने कि हम तुम्हारे किसी भी 2/7/2018 के बाद किसी भी हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डर को हम इंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे पेमेंट देने की प्रक्रिया को। तो ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में उठा था। तो अभी दिसंबर नवंबर में जो 3 जज की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पास किया, उसने सेबी को भी फटकार लगाई कि हु आर यू, तुमको रोकने का कोई पावर नहीं है। देन देयर जैसे जैसे आएगा सब पैसा तुमको दे देना है। ये पैसा निवेशकों का है, तुम अन्याय नहीं कर सकते हो और तुम्हारे पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है। और उसके बाद सहारा मैनेजमेंट को बोला कि देन देयर एक साथ नहीं दोगे तो टुकड़े टुकड़े में दो, और नहीं तो तेरा पेरोल खत्म, तुम जाओ अंदर और तुम्हारी चल संपत्ति जब्त होगी। अनिल जी, ये माना जा रहा है कि जो भी सहारा की संपत्ति बिकेगी उसका पैसा सारा सेबी के अकाउंट्स में जाएगा, और सारा सेबी के अकाउंट से जो पैसा मिलेगा वो रियल एस्टेट और हाउसिंग के लोगों को मिलेगा। तो जो संपत्ति बेच के जो निवेशकों के पैसे के भुगतान की बात की जा रही है, तो संपत्ति बेचा हुआ जो पैसा आएगा वो तो सारा सेबी के अकाउंट्स में जाएगा, वहां से आप लोगों को पैसा मिल नहीं सकता है। तो फिर पैसा मिलेगा कैसे आप लोगों को? ये बहुत वाजिब सवाल है। इसके लिए मैं आपको पहले तो नमन करूं, धन्यवाद करूं। ये सवाल के लिए मैं सबसे अच्छा तालियां बजाऊं। देखिए, ये एक्सप्लोसिव क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका मैं कानूनी तरीके से मैं जवाब दूं, 1 बाय 1 बहुत कम शब्दों में। देखिए, मांग कौन रहा है पैसा? कौन पैसा मांग रहा है? सेबी। कितना? 24,000 करोड़ उस वक्त के आदेश के तहत में, वो आज के डेट में 62,000 करोड़ से प्लस हो जाएगा, मूलधन, ब्याज, डिले, फाइन सब कुछ में। तो अब देखिए, जब 24,000 करोड़ रुपए अगर सहारा इंडिया दे दिया सेबी के खाते में, वो पैसा किसको मिलेगा? सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट वालों को। बाकी किसी को पैसा लेने का, मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो डिसीजन हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डरों के लिए बन लिए है। वो धन सुरक्षित। अगर सहारा मैनेजमेंट नहीं देता है पैसा, तो उस हालत में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुब्रत राय का पेरोल कैंसिल करेगी। तमाम डायरेक्टर नप जाएंगे जो हाउसिंग और रियल एस्टेट वाले थे। अब वो चाहे आज वो किसी देश में छुपे हो, या कहीं विदेश भाग गए हो, या उन्होंने रिजाइन दे दिया हो, या उनकी सेवा समाप्त यानी कि रिटायर हो गए हो, हर हालत में वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे और उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। उस हालत में कुछ भी होगा तो हाउसिंग और रियल एस्टेट से जितनी चल संपत्ति है सिर्फ वो जब्त होगा, वो कुर के जब्त होगा और नीलाम होगा। और वो पैसे तमाम जितने भी आएंगे वो सब सेबी के अकाउंट में चला जाएगा। ये कब आ सकते हैं? ये कानून का तकाजा है। कानून यही कहता है जो मैं बता रहा हूं, कानून यही करेगा। और मिलेगा किसको पैसा? वो सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट के बॉन्ड होल्डर को। क्यों सब वालों को नहीं मिलेगा? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को नहीं मिलेगा? स्टार इंडिया मल्टीपर्पज, इसलिए कि वो पैसे कैसे किसी को मिल जाएगा साहब? अगर मेरे पुरखों ने अगर ये पर्दा खरीद कर रखा है जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, तो वो मेरा है ना। हमारे पड़ोसी को कैसे मिल जाएगा? वो छीन के ले जा सकता है गन पॉइंट पे, कानूनी ढंग से नहीं ले सकेगा। हम उनको दान कर देंगे तब बात अलग है। आप लोगों को पैसा मिलेगा कैसे? संपत्ति जो बिकेगी वो तो सारा सेबी के अकाउंट्स में जाएगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों को पैसा फिर मिलेगा कहां से? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, हाउसिंग और रियल एस्टेट का चल संपत्ति जाएगा सेबी के खाते में। बॉन्ड होल्डर को पैसा जो मिल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो जब्त कर लेगा सरकार काला धन घोषित करते हुए। और उसके बाद सहारा मैनेजमेंट से पूछेगा कि बाकी जो शेष पैसा बचा ये कौन पॉलिसी होल्डर का है भैया बताओ। नहीं बता सकेगा, वो पक्का काला धन घोषित करके जाएगा। कानून का यही तकाजा है।
लेकिन बाकी लोगों को कैसे पैसा मिलेगा, मैं ये बता दूं चरण सिंह जी। देखिए, बाकी जो पैसा है, 4 सोसाइटी का पैसा सुब्रत राय के पास है, क्यू सॉफ्ट का पैसा सुब्रत राय के पास है, इसके अलावा सहारा ई साइन एक पॉलिसी है, उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास आज पड़ा हुआ है, क्यू सॉफ्ट का सर्टिफिकेट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा जो 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 पॉलिसी है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं खुद उसका डिपोजिटर रहा हूं, जो हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम से है, कुछ माताजी के नाम से है, कुछ हमारी पत्नी के नाम से है, कुछ मेरे नाम से है। तो ये चीजें हैं, मैं इस बात का गवाह हूं। मैं सिर्फ कोई भाड़े का टट्टू वाला वकील नहीं हूं, कपिल सिब्बल की तरह कि उनको सहारा मैनेजमेंट बोल देता है कि भाई आप आकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ जाओ। मैं संगठन का वकील हूं, वकील के साथ साथ मैं सहारा पीड़ित भी हूं और इन्वेस्टर भी हूं, तो मैं अच्छा से जानता हूं। अनिल जी, इस पे क्लियर कीजिए। मैं जो प्रश्न मेरा जो है ये है जी जी कि आप कह रहे हैं इतना पैसा है सहारा पे, सुब्रत कह रहा है मेरे पास जी तो पैसा है नहीं है। तो एक तर्क सरकार के और कोर्ट के पास में एक जो है ऑप्शन होता है कि किसी ग्रुप की संपत्ति बेच के निवेशकों को पैसे दे दिए जाए, तो सहारा की जी संपत्ति जो बिकेगी वो जाएगी सेबी जी सहारा के खाते में, वो बट मैं पैसा आप लोगों को मिलना नहीं है। तो मेरा जी प्रश्न ये है कि आप लोगों को जो पैसा मिलेगा वो कौन से मद जी से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मेरे आपसे प्रश्न है। 2 तरीके से पैसा मिलेगा और मिलना चाहिए। पहला पहला मद यानी कि पहला पैरामीटर है, पहला पैरामीटर यह है कि ये जो 4 सोसाइटी का पैसा सुब्रत राय के मैनेजमेंट के पास में है, चूंकि ग्रुप ऑफ द कंपनी का चेयरमैन वही है, जो डायरेक्टर है वो अलग है कि उस वक्त तत्कालीन जब एप्लीकेशन जब फॉर्म जब भरा जा रहा था तो उस वक्त के डायरेक्टर कौन है और अभी के डेट में वर्तमान जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तब डायरेक्टर कौन है, तो तमाम डायरेक्टर से ये पूछा जाएगा। और हकीकत बात है कि जिस पैसे पे सुब्रत राय आज राज कर रहा है, मैसेडोनिया में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं या भारत में उसने अपने पैसों को रखा हुआ है, पता नहीं कहां लगाया हुआ है, क्या कर रहा है, ये बताता नहीं है सुब्रत राय। तो चूंकि किसी भी विवाद में कोर्ट कचहरी में हमारा पैसा जो 4 सोसाइटी का पैसा नहीं है, क्यू सॉफ्ट का कोई मैटर किसी विवाद में नहीं है, ये सब पैसा सहारा मैनेजमेंट के पास है। अब सहारा मैनेजमेंट को ही देना होगा, और यदि नहीं देगा तो उस हालत में हमने केंद्र सरकार से राहत पैकेज मांगा है। राहत पैकेज मांगा है कि केंद्र सरकार तुमने परमिशन दिया था, ये जुमले की सरकार तुमने परमिशन दिया था, तो तुम सहारा के तमाम चल संपत्ति को तुम जानते हो, उसको आइडेंटिफाई कराओ अपने और अपने अकाउंटेंट जनरल से, जो कह गया पता नहीं कौन कौन सी और संगठन है, ठीक है, उनसे, और आप ऑडिटिंग करा करके आप अपना जानकारी रख लो। और हम निवेशक जो तुम्हारे साथ जो ऑन द रोड हैं, मैं बता दूं सहारा से भुगतान नहीं तो आगामी चुनाव में केंद्र सरकार को मतदान नहीं। बीजेपी की सरकार जो सपने देख रही है कि 2024 के बाद फिर हम 5 साल के लिए रहेंगे, ये नहीं रह सकेंगे, ये मैं घोषणा कर दे रहा हूं। भारत की तमाम जनता गुस्से में है और उस गुस्से का परिणाम यह होगा कि केंद्र की सरकार तो जाएगी ही जाएगी अगले इलेक्शन में, ये अगर पेमेंट नहीं हुआ चुनाव से पहले सभी लोगों को। और तमाम स्टेट गवर्नमेंट, जो भारत में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है जो सिटिंग है, वो भी कुर्सी उनकी चली जाएगी, क्योंकि जनता गुस्से में है। और मैं बता दूं कि भारत की कितनी जनता है, 140 करोड़ प्लस होगी, 70% प्लस लोग सड़क पे हैं और सहारा से पीड़ित हैं। और ये जिस वक्त 70% लोग भारत की जनता जो है, तमाम स्टेट और केंद्र की आप जनसंख्या कर लें, जिस वक्त डिसीजन ले लेंगे तो न तो सिटिंग स्टेट गवर्नमेंट रहेगी न केंद्र की सरकार रहेगी, तो ये राहत पैकेज उनको देना है। इसमें केंद्र सरकार को देना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होगा, और नहीं देने की हालत में ये नप जाएंगे। अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं निवेशकों से यही कहूंगा कि आप कंधे से कंधा मिला करके एकजुट रहें, एक साथ रहें और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के संगठन को आप सपोर्ट दें, और आप निराश नहीं हो। आपका पैसा सहारा ने रखा है, परमिशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। अगर ये भुगतान नहीं करेंगे तो हम इनको मतदान भी नहीं करेंगे, और सरकार को तो हम सड़क पे ला ही देंगे, क्योंकि हम सड़क पे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। मैं बता दूं चरण सिंह साहब की पिछले सप्ताह में आप तेलंगाना में एक मैनेजर साहब थे, फ्रेंचाइजी मैनेजर, वो बेचारे वो भी ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए और स्वर्गीय हो गए। वो रिजाइन दे दिया था उन्होंने और अपने पैसे की मांग कर रहे थे और बहुत आर्थिक तंगी से, तो उसमें उनकी जान चली गई। बेगूसराय में एक जो है सो कि हमारे कुछ साथी जो सहारा पीड़ित थे वो एक्सपायर कर गए। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं से भारत से 1-2 लोगों की डेथ की खबरें आ रही है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और हर हालत में
भारत के तमाम स्टेट में बैठी हुई सरकार और जिला प्रशासन और केंद्र की सरकार, आपका ड्यूटी बनता है कि आप अपने कुर्सी के मद में, पावर के नशे में मत चूर रहिए। ऐसे पीड़ित लोगों को मदद कीजिए, पीड़ितों को तुरंत मुआवजा दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट से या तो डिस्ट्रिक्ट फंड से। जो जिला में मरा वो तुरंत डीएम को चाहिए, एसडीओ को चाहिए, बीडीओ को चाहिए, वहां जाए और प्रशासन जाकर के उनको कुछ क्षतिपूर्ति दे और सहारा में कितना पैसा फंसा है वो दिलवाए। और ये दायित्व बनता है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का, वो पैसा दिलाए। और नहीं तो हम उनको तो आगामी चुनाव में हराएंगे ही हराएंगे। और हमने एक रणनीति बना रखी है कि हम न्यायालय से भी अपना हक प्राप्त करेंगे और सरकार से भी लड़के। और ऐसे पुलिस वाले जो नशे में चूर हैं उनकी नौकरी भी जाएगी। सर मैं बता दूं कि 6 तारीख को जब मैं एडीएम के टेबल पे था तो उन्होंने कहा कि आप लोगों पे केस है। तो हमने कहा कि आपका ऑन द टेबल है, आपकी वर्दी हमारा कोर्ट ले चलिए। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि करेंगे क्या आप, हमारा पेमेंट दिलवाइए। तो उन्होंने 1 महीने का वक्त लिया है। उन्होंने बोला आप हमको 1 महीने का वक्त दे दीजिए। उन्होंने हमसे पूछा वकील साहब आप क्या चाहते हो, आप लोग खाली केस करवा रहे हो, धरना प्रदर्शन रोज भारत में करवा रहे हो। तो हमने कहा कि सर अच्छा आपको भी मालूम हो गया। तो हाँ, तो आप पर भी तो केस है। उन्होंने कहा हम क्या, हाँ। हमने कहा कि सर एक बात बताइए, हम काहे रो रहे हैं, काहे थाना कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, काहे धरना प्रदर्शन रोड का रोज मारे फिर रहे हैं, इसका कारण हमारा पैसा है। तो कहते हैं ना आप एफआईआर अनिल सिंह, आप उन्होंने कहा कि अनिल सिंह आप चाहते हो कि आप वित्त सचिव के यहाँ रोज भागे चले जा रहे हो, जनता दरबार में आप लोग चले जाते हो, तो एफआईआर के अगेंस्ट में खाली अरेस्टिंग करवाते हैं। एक महीने का पैसा, एक महीने का समय आपने को दिया एडीएम ने पैसे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फाइट फॉर राइट के एक मिनट सर। उन्होंने कहा कि सहारा मैनेजमेंट का अभी पिछले दिनों उमेश अवस्थी का गिरफ्तारी हो गया, तो आपको पैसा मिल गया क्या? हमने कहा कि नहीं मिला है तो मिलेगा ना। तो उन्होंने कहा कि अनिल जी एक बात बताइए, अगर हम पैसा ही सबका दिलवा दें तो हमने कहा कि दिलवा दीजिए ना सर, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मोटो तो पैसा प्राप्त करना है। खाली पटना जिला को आप पेमेंट करा दीजिएगा। अरे पूरे भारत का लोग पेमेंट करा दे, हम केस वापस ले लेंगे। को 1 महीने में पैसा मिल जाएगा। हाँ, ये पटना के एडीएम ने कहा है। तो हमने कहा कि सिर्फ आप नहीं, पूरे भारत का एडीएम ये कहे और डीएम कि तमाम लोगों को पैसा सहारा मैनेजमेंट अगर दे देती है तो मैंने कहा कि मैं आपको वादा करता हूं संगठन की तरफ से, पूरे भारत के निवेशकों को यदि जिला प्रशासन जो डीएम हो प्रत्येक भारत में जो बैठा हुआ है जिला में, अगर ये पेमेंट करवा देता है तो रातों रात जैसे ही पेमेंट होगा, हम लोग जो निवेशक लोग हैं थाना कोर्ट कचहरी कहीं भी सहारा मैनेजमेंट पे केस किए हैं वो भी उठा लेंगे। अगर पुलिस प्रशासन से हमारी धक्का मुक्की हुई है तो पुलिस प्रशासन पर से हम केस उठा लेंगे। और हमने कहा कि आपका जो शशिभूषण जो केस जो किया है, ऐसे ऐसे प्रशासन को आप भी बोलिए कि वो लोग भी